अगर आपको किसी कॉमन मैन को एक्सप्लेन करना हो कि कैंसर क्या होता है, आप कितना सिंप्लीफाई करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में कैंसर है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। दीज एबनॉर्मल सेल्स, कैंसर इज ऑलवेज फेटल। कैंसर हुआ तो मर गया, हाय मर गया, ऐसा नहीं है। एवरी कॉमन मैन शुड नो कि कैंसर होता क्या है। कैंसर भी मैं कहूँगा कि आज के ज़माने की देन है। इट इज़ ए मैन मेड डिजास्टर। हर साल 14.5 लाख नए मरीज देखते हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल जितने लेंगे, फ्रूट्स जितने लेंगे, चांसेस ऑफ कैंसर विल बी लोअर। ग्रीन टी लेने वालों में रिस्क ऑफ कैंसर कम हो जाता है। वेलकम टू आवर शो डिकोडेड। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैंसर, एज यू आर अ स्पेशलिस्ट। सर, कैंसर के बारे में हम जब भी बात करते हैं, इट्स क्वाइट स्कैरी, वर्ड से डर लगता है। सो अगर आपको किसी कॉमन मैन को एक्सप्लेन करना हो कि कैंसर क्या होता है, आप कितना सिंप्लीफाई करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? नमस्कार व्यूअर्स, नमस्कार तवलीन जी। आज बात करते हैं कैंसर के बारे में। मुझे याद है 1975 में जब मैंने MBBS में अपना कैरियर शुरू किया था, तो कैंसर वॉज ए क्यूरियोसिटी, उत्सुकता थी। लोगों ने कैंसर देखा नहीं होता था और हमें क्लास में कहा जाता था कि फलां फलां वार्ड में कोई कैंसर का मरीज़ भर्ती है, जाकर देखिए। और आज ये घर घर की कहानी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैंसर है क्या, और मैं बड़ी बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो कॉमन मैन को जाननी चाहिए। दैट्स द मिशन। यस। इससे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि हमारा जो शरीर है वो कैसे बना है और है क्या। हमारे शरीर में काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसके अंदर हार्ट है, आर्टरी है, वेन्स हैं, ब्लड है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, और हर एक सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। और हर ऑर्गन कुछ टिश्यू से बना है जिसको ऊतक कहते हैं, और सारे टिश्यूज जो हैं सेल से बने हैं। तो सारे सेल्स बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं, और हर सेल्स के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल है, वो स्पेशल है उस सेल के लिए। और उस जेनेटिक मटेरियल में ये भी लिखा हुआ है कि इसकी लाइफ कितनी होनी है। अब आप देखिए, नाखून और बाल सारी उम्र भर ग्रो करते रहते हैं। ब्रेन जो है कुछ साल बाद ग्रो करना बंद कर देता है। लिवर, आपकी स्किन तब ग्रो करेगी जब कोई चोट लग जाएगी। हार्ट आपका ग्रो नहीं करता उम्र भर। तो हर सेल के बीच में ये जेनेटिक मटेरियल कोडेड है। बड़ा अच्छा नाम आपने दिया है, डीकोडेड। सो हर सेल के अंदर कोड मटेरियल है कि उसकी लाइफ कितनी है, उसके अंदर कैसे प्रोटीन्स पैदा होने हैं और उसने क्या काम करना। ठीक है। तो अब होता क्या है कि कुछ सेल जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ डिफेक्ट आ जाएगा और वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे और एबनॉर्मली काम करना शुरू कर देंगे। सो दे आर कॉल्ड एबनॉर्मल सेल्स इन योर बॉडी। दैट इज नंबर 1। अब इसी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैंसर क्या है। हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में कैंसर है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। दीज एबनॉर्मल सेल्स, अनकंट्रोल्ड मीन्स यूजुअली कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं बॉडी में। ऊपर वाले ने बॉडी इतनी खूबसूरत बनाई है कि किस सेल को कितनी बार डिवाइड करना है लाइफ टाइम में, ये लिखा हुआ है। इट इज कोडेड इन ईच सेल।
ओके, बट जब वो कंट्रोल मैकेनिज्म वो खत्म हो जाए और सेल ये भूल जाता है कि मेरे को अब डिवाइड करना है कि नहीं करना है, इट बिकम्स अनकंट्रोल्ड। प्रोलिफरेशन मीन्स डिवीजन होते रहना, बार बार विभाजित होते रहना। सो विदाउट कंट्रोल मैकेनिज्म अगर ये वाले एबनॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेट करते रहते हैं, प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड करते रहें, तो एक गांठ सी बन जाती है। अगर उस गांठ में लोकल एरिया को डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी हो, चूहे की तरह वो कुतरता रहता है वो सेल, उनको खाना चाहिए, ब्लड चाहिए और न्यूट्रिशनल मटेरियल चाहिए, तो वो सराउंडिंग एरिया को खाना शुरू कर देता है और इवन ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसके थ्रू परफोरेट करके दूसरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है, जिसको हम मेटास्टेसिस कह देते हैं। तो कैंसर की फितरत ही यही है कि दूसरे पार्ट्स में जाना और उनको डिस्ट्रॉय करना, ठीक। सो हमारी सर्जिकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि एक गांठ बन गई है, तो वो दो तरह की गांठ होती है। एक कैंसरस गांठ है जो स्प्रेड करती है और बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है, और एक नॉन स्प्रेडिंग टाइप ऑफ ट्यूमर बनता है जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, बस साइज बढ़ता रहता है उसी जगह पर, उसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह के ट्यूमर हो गए, एक कैंसरस और एक नॉन कैंसरस। जो नॉन कैंसरस है इट वोंट स्प्रेड इन आवर बॉडी, इट विल नॉट स्प्रेड इन द बॉडी, इट विल ओनली कॉज लोकल प्रेशर। तो कैंसर उसी को बोलेंगे जो स्प्रेड हो जाए, स्प्रेड करता है, ओके। ठीक है। इसीलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि कैंसर क्या है, इससे बचाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि बी कैंसर अवेयर। एवरीबडी शुड बी अवेयर एज ए कॉमन पर्सन अबाउट कैंसर। या अवेयरनेस की बात करें तो व्हाई डू यू थिंक कि आज के टाइम पे अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है? एवरी कॉमन मैन शुड नो कि कैंसर होता क्या है। व्हाई डू यू थिंक? कैंसर के बारे में हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए। कुछ मैं आपको डाटा दूं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हम हर साल 14.5 लाख नए मरीज देखते हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं। नए पेशेंट मैं कह रहा हूं, पुराने नहीं, नए। हर साल, ये इंडिया का डेटा है। और कोई 8.5 लाख मौत जो होती हैं वो कैंसर से होती हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं। और ये कहा गया है, ये कैलकुलेशन की गई हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 10% रिस्क है कैंसर होने का आपको लाइफ टाइम में, एवरीबडी, इंडिया में, सबको। यस। एंड 8% ऑफ दीज पीपल विल डाई ऑफ कैंसर। 8% of not cancer patient, 8% of the population That's will huge. ultimately die of cancer. सी पुराने टाइम में कम्युनिकेबल डिजीजेस बड़ी कॉमन थी, इन्फेक्शस डिजीज बहुत कॉमन थी। जैसे जैसे इन्फेक्शस डिजीज कंट्रोल में आती जा रही हैं, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। हार्ट प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम है, स्ट्रोक्स हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है। इन लोगों से लोग ज़्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं, और डेथ्स जो हैं इन्हीं बीमारियों से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब बिना छुआछूत की बीमारियां, इनसे लोग मरने लगे हैं ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा कारण ये जानने का कि कैंसर इज़ लार्जली ए प्रिवेंटेबल डिजीज़। मैं कहता हूँ प्रिवेंटेबल डिजीज़, अगर आप देखें तो टॉप मेल कैंसर्स जो आदमियों में कैंसर होते हैं इंडिया में, माउथ कैंसर है सबसे पहले, फॉलोड बाय लंग कैंसर, फॉलोड बाय फूड पाइप एंड स्टमक कैंसर, फॉलोड बाय मे बी प्रोस्टेट कैंसर। These are most common. मेल्स में इंडिया में। और नंबर 1 मैंने कहा ओरल कैंसर, माउथ कैंसर। माउथ कैंसर और लंग कैंसर जो नंबर 1 और 2 हैं, उनका कारण क्या है? तंबाकू का सेवन, चाहे वो पान तंबाकू चबाकर या स्मोक करके।
लीडिंग कॉज हो गया। तो मेल कैंसर्स आर प्राइमरली प्रिवेंटेबल। अगर आदमी सुधर जाए और इन चीजों का सेवन ना करे, इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, यस। तो ये कैंसर होने से बच सकता है। और फीमेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है, फॉलोड बाय सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और यूट्रस है, ओवरी है, और फिर नंबर आता है माउथ कैंसर्स का और दूसरे कैंसर्स का। तो अब ब्रेस्ट कैंसर से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। अर्ली डिटेक्ट मतलब अगर आप पहली स्टेज में ही कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हो जी, चांसेस ऑफ क्योर आर मोर देन 90% एंड वन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। इसको डिटेक्ट करना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है? हाउ वन कैन डिटेक्ट? ऐसा है, मैं वो चीज़ें ज़रूर डिस्कस करूँगा कि क्या करना चाहिए हमें। एक तो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं कैंसर के जो हर एक को पता होने चाहिए, और दूसरा कुछ स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो आदमी को करनी चाहिए, हर एक आदमी को, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने स्क्रीनिंग की बात करी है, आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो ना? राइट। गाड़ी सभी के पास है, टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं क्यों कराते हो? ताकि वो ठीक चले। ठीक चले, गाड़ी परेशानी नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप सर्विसिंग के लिए भेजते हो कि 10,000 किलोमीटर चल गई है, ये ना हो गई सड़क पर खड़ी हो जाए, तो आप उसकी सर्विसिंग कराते हो। अपनी बॉडी की सर्विसिंग कराते हो कभी? नहीं। कार ज़्यादा सस्ती कि आपकी बॉडी ज़्यादा सस्ती? कार। बॉडी तो बहुत प्रेशियस है कार से। प्रेशस है ना, तो इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ, सभी को यही कहता हूँ कि अपनी बॉडी की सर्विसिंग एटलीस्ट वंस इन 2 years आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर जरूर करा लें, डॉक्टर को दिखा दें, और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो जरूर कर लें। यू मैंशनड आफ्टर द एज ऑफ 45, तो 45 के बाद हम ज़्यादा केसेस देख रहे हैं, इज़ दैट? हम लोग यूजुअली 45-50 ईयर्स की एज के बाद कैंसर से ज़्यादा देखते हैं। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ मिडिल एज एंड एल्डरली। एज द Okay. एज इंक्रीजेस, इंसिडेंस कैंसर का जो है बढ़ता जाता है। ये नहीं है कि बच्चों में नहीं हो सकता, बच्चों में भी कैंसर हो सकता है, लेकिन उसके कॉजेज़ डिफरेंट हैं बिल्कुल। और कैंसर मैं मानता हूँ लाइफस्टाइल डिजीज़ है और मैन मेड डिजीज़ है। लोग कहते हैं आप भगवान ने दे दिया, अरे भगवान ने क्या दिया यार, आपने खुद ही अपने लिए मोल लिया है इसको, खुद ही पैदा कर लिया। आपकी आदतें ऐसी हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट, जैसे आपने आदतों की बात की, तो आदत तो अल्कोहल कंज्यूम करना भी होता है, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो अ लाइफ टाइम हैबिट। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आज किया कल नहीं किया, बहुत सालों तक लोग इस हैबिट को छोड़ नहीं पाते हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स कि अल्कोहल और स्मोक करने से, वो भी लाइफ बहुत सालों तक, लाइफ टाइम तक, कैंसर रिस्क कितना इंक्रीज हो जाता है? स्मोक करें या टोबैको च्यूइंग करें, रिस्क जो है कैंसर का बढ़ता जाता है, और प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। जितना आप ज़्यादा स्मोक करोगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा। और अल्कोहल और स्मोकिंग जो है डेडली कॉम्बिनेशन है। ओके। ठीक है, जो स्मोक करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, आप उनसे पूछिए तो वो कहेंगे हाँ ले लेते हैं। फिर आप प्रोब करें तो वो कहेंगे हाँ रोज़ ही ले लेते हैं या हफ्ते में 4 दिन ले लेते हैं। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आदमी 4 दिन लेता है या 2 दिन लेता है और सिर्फ एक पैक तक सीमित है। सो दे बिकम हैबिचुअल यूजर्स, और ये आदत जो है ख़राब होती जाती है, चाहे स्मोकिंग की हो चाहे वो अल्कोहल की हो, दे आर हैबिट फॉर्मिंग। व्हेन यू कंज्यूम दीज प्रोडक्ट्स, बॉडी में जाके ऐसा क्या होता है दैट कैंसर क्रिएट हो जाता है बॉडी में? ऐसा है, ये टोबैको के अंदर 2 चीज़ें होती हैं मेनली। एक होता है निकोटीन, ठीक है। निकोटीन इज
हैबिट प्रोड्यूसिंग, एडिक्शन होती है। निकोटीन से कैंसर नहीं होता, ठीक। और टोबैको को आप बर्न करते हो स्मोक में, कोई 4000 केमिकल होते हैं, और जिसमें से 50 के लगभग केमिकल्स ऐसे हैं जिनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, कार्सिनोजेंस कहा जाता है उनको, ठीक। तो आप बाय हैबिट, बाय द इफेक्ट ऑफ निकोटीन, यू मे फील गुड। जैसे ही आदमी स्मोक लेता है तो उसको इफेक्ट उसका ब्रेन में जाता है। That's because of nicotine. Nicotine. Within 10 seconds, they say the effect will be there of nicotine. और निकोटीन ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, और ब्रेन की स्टिमुलेशन से 2 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ब्रेन के अंदर ही। एक होता है डोपामीन। डोपामीन से गुड फीलिंग होती है, अच्छा महसूस करता है आदमी। आपने देखा होगा स्ट्रेस में आदमी होता है तो वो पफ लेने लगता। Yeah, people make excuses. हाँ, तो दे हैव ए फील गुड। और दूसरा हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है दैट इज नॉरएड्रेनालिन। जब आप भागते हो रेस में या स्ट्रेस में होते हो तो नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन जैसी चीजें जो हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन नॉरएड्रेनालिन ये यहां प्रोड्यूस होता है, दैट इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाई निकोटीन, Okay. ठीक। और इससे क्या होता है, एनर्जेटिक फील करता आदमी। आप स्टूडेंट्स को देखिए जब पढ़ रहे होते हैं एग्जाम डेज में तो क्या होता है, वो सिगरेट पर सिगरेट कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते रहते हैं। दे फील गुड एंड दे फील एनर्जेटिक, लेकिन निकोटीन से उनको एनर्जी तो मिली उस टाइम, बट आफ्टर सम टाइम दे विल जस्ट स्लम्बर डाउन। इफेक्ट तो टेम्पररी होगा, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। और दूसरा, उसमें उन्होंने अपना नुकसान कैसे कर लिया, बाकी जो केमिकल्स उनके शरीर में गए विच आर कार्सिनोजेंस, उससे और नुकसान हो गया, और ये हैबिट बनती जाती है। तो इन केमिकल्स की वजह से कौन से टाइप ऑफ कैंसर्स प्रोड्यूस होते हैं? आई थिंक लिस्ट बड़ी लंबी है। तंबाकू मेजरली के सेवन से स्टार्ट करिए, मुंह से, जहां जहां तंबाकू का इफेक्ट आता है, मुंह के अंदर, गले में, वॉइस बॉक्स में, फूड पाइप के अंदर, लंग के अंदर, सो मच सो कहा जाता है कि इवन टोबैको का असर सर्वाइकल कैंसर में भी आता है, बच्चेदानी के सर्वाइकल के अंदर। तो कोई बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं है जिस पर टोबैको का असर नहीं आता। क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है। ईदर यू आर इनहेलिंग और ईटिंग, बॉडी में जाना है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट ईच एंड एवरी ऑर्गन। मे बी यू कैन लीव योर नेल्स एंड हेयर, इट विल अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ बॉडी। एंड व्हाट अबाउट अल्कोहल? उससे भी मतलब सेम, ऑलमोस्ट एवरी जैसे मैंने कैंसर। बताया कि अल्कोहल और टोबैको इज ए डेडली कॉम्बिनेशन। लोगों के दिमाग में रहता है कि अल्कोहल से क्या होना है, अल्कोहल तो एक पैक तो चल जाता है। हमारे बॉडी में कोई एंजाइम होता है, वो एक्चुअली कन्वर्ट करता है जो इथेनॉल है, अल्कोहल है, इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में, ठीक है। फिर और एक एंजाइम होता है जो एसिटल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। एशियन पॉपुलेशन में यूजुअली ये देखा गया है कि जो सेकंड एंजाइम है वो डिफेक्टिव होता है। तो जब भी आदमी कोई दारू पिएगा तो एसिटल्डिहाइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। एसिटल्डिहाइड इज कार्सिनोजेनिक। सो दैट इज वाई कुछ लोग, उनको तो 40 साल से दारू पी रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा,
और कुछ बेचारों ने थोड़े टाइम पीना शुरू किया, विक्टिम बन गए। ठीक है, और यही जो इफेक्ट हैं ये टोबैको और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से एक्सेजरेट हो जाते हैं। सो जो मुझे जितना मुझे समझ आया उसके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो वी कैन प्रिवेंट कैंसर, स्पेशली बाय अवॉइडिंग कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड टोबैको। सो लाइफस्टाइल में डू यू थिंक कि डाइट, मतलब ईटिंग हेल्दी फूड, गोइंग जिम रेगुलरली, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं एंड टाइम पर सो रहे हैं, इससे कैंसर रिस्क लोअर होता है? डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि डाइट, ये माना गया है कि वेजिटेरियन डाइट इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक, और हाई रफेज डाइट इज गुड फॉर हेल्थ। अब आप कहेंगे जी हाई रफेज में कौन सी चीज़ है, हम रोटी खा रहे हैं और दूसरा आदमी रोटी नहीं खा रहा। अमेरिकन आदमी ना हफ्ते में 2 दिन पॉटी जाता है, और हिंदुस्तानी आदमी को 1 दिन पॉटी नहीं आए तो वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जी मेरे को जुलाब का कोई कुछ दे दो, कॉन्स्टिपेशन हो गई मेरे को तो। और इंडियंस में देखा गया है कि कोलन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि रफेज लेते हैं, और जितना भी कार्सिनोजेंस भी अगर कंज्यूम किए उसने तो सब बाहर निकल जाएंगे डेली, डिटॉक्सिफाई हो जाता है, सब बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जितना अंदर रिटेन्ड रहेगा, जितना टाइम ज्यादा रिटेन रहेगा, उतना चांसेस ऑफ कैंसर विल बी मोर। ठीक, तो रफेज जितनी लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल जितने लेंगे, फ्रूट्स जितने लेंगे, चांसेस ऑफ कैंसर विल बी लोअर। ठीक, और ये भी कहा गया है कि आयरन डेफिशिएंसी जिन लोगों में होती है उसमें थ्रोट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। आयरन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद सिंड्रोम विद द नेम ऑफ प्लमर विंसन सिंड्रोम, जहाँ पर खाने की नली के ऊपर के हिस्सा जो है वो श्रिंक हो जाता है, और वहाँ कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। फिर डाइट में ये कहा गया है कि आप ग्रीन टी लेते हैं जी, तो दैट इज प्रोटेक्टिव। उस ग्रीन टी लेने वालों में रिस्क ऑफ कैंसर कम हो जाता, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर कुछ पॉलीफिनॉल्स होते हैं, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कैंसर से। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आज के बच्चे आप देखिए, आप हरी सब्जियां देकर तो देखिए, नहीं खाते, नहीं खाते हैं, एंड दे विल हैव जंक फूड या ऑल द एंड टाइम। दे टेंड टू बिकम ओबीस। कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले एक स्टडी हुई थी दिल्ली के बच्चों में, स्कूल के बच्चों में, ये पाया गया था कि सिर्फ 7% बच्चे ओबीस हैं। आज की डेट में 4 साल पहले सर्वे हुआ और ये कहा गया कि 15% से ज़्यादा बच्चे ओबीस हैं। सो डबल हो गया नंबर। डबल, हाँ। तो ओबेसिटी का इंसिडेंस जो है बच्चों में भी बढ़ता जा रहा है, विच मेक्स देम प्रोन टू डेवलप कैंसर्स। और ये माना गया है कि बचपन में जिनको ओबेसिटी हो, मोटापन हो, 50% ऑफ दीज चिल्ड्रन विल रिमेन ओबीज इन देयर एडल्टहुड, एंड ओबीज पीपल आर मोर प्रोन टू डेवलप कैंसर्स। व्हाई इज दैट सो? सीधी लाइफस्टाइल्स। पुराने टाइम में बच्चे जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज होती थी, जी, आज की डेट में द स्क्रीन टाइम हैज इंक्रीज्ड सो मच। या सब ऑनलाइन होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल पर होते हैं। आई हैव सीन चिल्ड्रन स्पेंडिंग मोर देन 10 hours ऑन स्क्रीन, and I think in times to come the incidence of not only cancer but other diseases is going to increase. since you mentioned about gadgets, using of gadgets, what about the working professionals जो अपनी कुर्सी पर बैठकर घंटों गैजेट के सामने, लैपटॉप, फ़ोन या टैब्स के सामने बैठकर काम कर रहे हैं? उनकी तो मजबूरी है बैठकर काम करना।
आई खाली थिंक अपनी डाइट को ये क्लीन मॉडर्न टाइम की देन है, और कैंसर भी मैं कहूँगा कि आज के ज़माने की देन है. इट इज़ ए मैन मेड डिजास्टर. अब पुराने टाइम में सब लोग ऑफिस जाते थे, चाहे बस में जाएं चाहे अपने व्हीकल पर जाएं. देयर वाज नो मोबाइल, देयर वाज नो लैपटॉप और कंप्यूटर. आई थिंक people still had healthy habits. आज की डेट में आप देखिए कि मैं भी घर से निकलता हूँ, मुझे 200 मीटर तक शॉप है, मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ. आई डोंट वांट टू फेस द हीट. कन्वीनियंस. तो गैजेट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि वो हमारी डेली लाइफ का मैं पार्ट स्क्रीन से सारी चीज़ें मंगवा सकता हूँ. बट आई डोंट foresee the impact of these gadgets. Let it be mobile phone, let it be your computers or anything. और इससे हो क्या रहा है हम लोग शायद रियलाइज नहीं करते हैं. ये कहा गया है कि एक ईयर कैंसर होता है, एकॉस्टिक न्यूरोमा, चांसेस बढ़ जाते हैं. अब मैं कैंसर की बात कर रहा हूं तो कैंसर के बारे में आपको बता देता हूं. ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे लोगों में ज़्यादा होते हैं जो फ़ोन का इस्तेमाल 10 घंटे से ज़्यादा करते हैं पर ईयर. और ऐसी स्टडी हुई हैं जो 10 साल तक लोगों को फॉलोअप किया गया है. सो 10 hours a day for more than 10 years, anybody using will have more chance of developing brain tumor or acoustic neuroma or even blood cancer. I can't explain how come blood cancer be more in those who are using these gadgets, but there are reports. फिर ऐसे लोगों में माइग्रेन की प्रॉब्लम, एपिलेप्सीज की प्रॉब्लम, चक्कर आना, ये ज़्यादा होती हैं. सो मच सो कि जो फर्टिलिटी है ऐसे लोगों में कम होती है. यस, दे कीप देयर मोबाइल्स हियर, इट अफेक्ट्स योर जेनिटल्स. ओके. एंड देन जो लेडीज़ हैं जो इन गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, इट माइट अफेक्ट द अनबॉर्न चिल्ड्रन. अबॉर्शंस में बी मोर. यस. सो ये चीज़ें ना हम सोचते नहीं हैं यूज़ करने से पहले. आपने कभी ये सोचा है कि आपका जो मकान है, मकान जब देखने आता है ना आदमी, प्लॉट लेने आता है, तो देखता है कि कोई टीवी टावर तो नहीं है ऊपर, या इलेक्ट्रिसिटी का पोल तो नहीं है आपके घर के बाहर. वो मकान नहीं बिकते आसानी से. क्यों ऐसा होता है? रेडिएशन. दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशंस, जिसका हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट्स है. पीपल डोंट बाई दोज हाउसेज विच हैव टावर्स नियर बाई, और दे हैव poles, electric poles outside their house. That is the reason. So use of gadgets. Yes, I think we should minimize and use it to the minimum. अब जहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना सारा ये चीज़ों का यूज़ शुरू हुआ, वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ कम होता जा रहा है. और इंडिया में we are probably a developing country, we are using it more and more. Yeah, day by day. Yes. जितने छोटे बच्चे हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है. आप देख लीजिए, छोटा बच्चा 1.5 साल का, 2 साल का, उसको खिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए पेरेंट्स जो हैं सामने उसके स्क्रीन रख देते हैं. राइट. या टीवी चला देंगे ताकि वो खाना खा ले. डिपेंडेंसी बढ़ रही है. हैबिट फॉर्मिंग. लॉन्ग टर्म में क्या होगा वी डोंट रियलाइज. राइट. मे बी अभी हमें दिख रहा है कि हमारे बच्चे ओबीस हो रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में इट मे लीड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर एज यू मेंशन्ड. यस. एंड डू यू थिंक कि जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं या योगा करते हैं या एक बहुत सिंपल हैबिट वॉक करते हैं, उनमें ये कैंसर का रिस्क कम देखा गया? ऐसा है,
ये कैंसर प्रिवेंशन का बड़ा यूज़फुल टूल है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, या इवन वॉक, walk is an exercise, it definitely reduces the risk of cancer. ओके, सो वन शुड You should burn your calories. That is the formula. खाइए लेकिन burn your calories. So मैं हमेशा कहता हूं eat right, wear right, live right and drink right. as you were also telling कि vegetarian diet is more recommended. Why? मतलब non-vegetarians में cancer risk is more? Little more. Why that? Why is that? कुछ कार्सिनोजेंस की जो मात्रा है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादा होती है, और वेजिटेरियन डाइट हैज़ गॉट मोर रफेज, जिससे इंटेस्टाइन में चीज़ें रहती नहीं हैं और जल्दी बाहर निकल जाती हैं। और नॉन वेजिटेरियन डाइट हैज़ गॉट लेस रफेज, स्टेज इन द बॉडी फॉर ए लॉन्गर टाइम। जो भी कार्सिनोजेंस हैं they will be in the colon or your intestine for a longer time. So one should include roughage, fiber, Yes. basic habits which will lower the risk. Yes. Sir, in cities we are living very fast and busy lives. Do you think thinking too much या जो हम stress ले रहे हैं अपनी work के वजह से, workload ले रहे हैं, उसकी वजह से भी कैंसर रिस्क बढ़ता जा रहा है लोगों में? कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि साहब मैं उन दिनों बड़े स्ट्रेस में था जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ। डज नॉट मीन दैट स्ट्रेस हैज कॉज्ड कैंसर, इट्स जस्ट कोइंसिडेंटल कि आप स्ट्रेस में थे और तब आपने शायद डिटेक्ट किया और डॉक्टर के पास गए या किसी और प्रॉब्लम के लिए गए और बीमारी को डिटेक्ट कर लिया गया। अब जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, इट डज नॉट कॉज कैंसर। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब बहुत टाइम से अगर स्ट्रेस चल रहा है आपको, उससे कैंसर नहीं होता। बट स्ट्रेस से आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है, और इम्यून सिस्टम का काम क्या है? स्कैवेंजिंग का। स्कैवेंजिंग मतलब झाड़ू लगाना। तो शरीर में कोई एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस हुआ तो इम्यून सिस्टम का काम है कि उसको झाड़ू लगा के खा जाए, खत्म कर दे, बॉडी से निकाल दे एनी एबनॉर्मल सेल्स। दैट इज द पर्पस ऑफ इम्यून सिस्टम। तो स्ट्रेस ने इम्यून सिस्टम को अफेक्ट किया और स्कैवेंजिंग का काम जो है वो अफेक्ट हो गया। सो इनडायरेक्ट इफेक्ट स्ट्रेस का हो सकता है ऑन कैंसर, बट कोई डायरेक्ट इफेक्ट स्ट्रेस का कैंसर पर नहीं होता। सो टू सिंप्लीफाई दिस, अगर आप एक सिंपल लाइफ लीड कर रहे हो तो आई थिंक वी कैन प्रिवेंट कैंसर एंड वी कैन लोअर द रिस्क ऑफ इट। डेफिनेटली। सिंपल लाइफ से मतलब है कि खाना ठीक हो, हाँ, रहन सहन ठीक हो, राइट, आपके लाइफस्टाइल ठीक हैं, आपका वेट ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओबेसिटी नहीं है, आपको और मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं हैं। आई थिंक यू कैन वर्चुअली प्रिवेंट कैंसर। एंड कैंसर आई फील इज ए मैन मेड डिजीज, मैन मेड डिजास्टर। Just 7% of the cancers are genetic, 15% of the cancers are familial के family के lifestyle से, but 80% of the cancers are habit related, lifestyle related. तो अगर आप अपने lifestyle को change करते हैं, I think you can virtually prevent cancer. While I was reading about cancer, I read कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिससे कैंसर कॉज होता है। सो इज दैट ट्रू? ये बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ इन्फेक्शन से भी कैंसर हो सकता है। जैसे एक HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये सर्वाइकल कैंसर
में कहा गया है कि 90% से ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर एचपीवी से होते हैं। सो मच सो कि अब एक वैक्सीन रेकमेंड की गई है अगेंस्ट एचपीवी। उसके भी वायरस के भी काफ़ी स्ट्रेन्स होते हैं, तो एचपीवी 16-18 कहा गया है। तो उस वायरस के अगेंस्ट अगर वैक्सीन दे दी जाए बचपन में लड़कियों को, स्पेशली 12 से 15 साल की उम्र में, तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। वायरल इन्फेक्शन से कैसे बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस हो जाता है? परसिस्टेंट इन्फेक्शन कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर अगर हों तो कैंसर और नॉन कैंसरस गांठें उन जगहों पर पड़ सकती हैं। सर्वाइकल कैंसर का होना ये कुछ साल पहले ही रियलाइज़ किया गया कि अरे वायरसेस से ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, और तब लोगों ने सोचा कि अगर हम वैक्सीन देनी शुरू करें, और अब ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आने वाली ये चीज़ कि स्कूल गोइंग बच्चों को 12 से 15 साल की उम्र में ये वैक्सीन दे देनी चाहिए। इट विल बी देयर, मे बी इन नियर फ्यूचर इट विल बी देयर। फॉरेन कंट्री में तो दी जा रही है। और दूसरा, जेनिटल वॉर्ड्स, मस्से से बन जाने, टट्टी के रास्ते के चारों तरफ बन जाने, ये एचपीवी से होते हैं। इवन टॉन्सिल का कैंसर मेल्स में कहा गया है इज रिलेटेड टू एचपीवी। और वेस्टर्न वर्ल्ड में एचपीवी कॉजिंग टॉन्सिल कैंसर इज टू द ट्यून ऑफ 80-90%। हालांकि इंडिया में, साउथ इंडिया में जस्ट 30% टॉन्सिल कैंसर्स में एचपीवी पाया गया है। बट हमारे कोई नेशनल प्लान नहीं है, स्कीम नहीं है कि वैक्सीन मेल्स को दी जाए, बट फीमेल्स के लिए वैक्सीन जो है वो डेफिनेटली आ जाएगी। इट इज़ अवेलेबल, आ जाएगी एज ए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और कुछ वायरसेस हैं जिनसे कैंसर्स हो सकते हैं। एक ईबीवी कहते हैं, एप्स्टीन बार वायरस, नाक के पिछले हिस्से का नेजोफेरिंजियल कैंसर्स उससे होते हैं। फिर एड्स वायरस, एड्स नाम सुना होगा आपने, उन पेशेंट्स में कैंसर का जो इंसिडेंस है बड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी नहीं रहती, वीक हो जाती है। और हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस वायरस सी एंड बी, जिनसे लिवर का कैंसर हो सकता है। तो वायरल इन्फेक्शंस का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर कॉजेशन ऑफ कैंसर। Sir, after discussing about the causes in detail, can you please simplify, like tell the causes कि major कौन-कौन से causes हैं which lead to cancer in a nutshell? कॉजेज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, विच इज़ अ ट्रू स्टोरी। उसको मैंने नाम दिया हुआ है माई MBA फ्रेंड। मैं जब स्कूल में था 4th 5th में, तो मेरे पड़ोस में एक लड़की हुआ करती थी। 12 साल की एज में वो सुपारी वगैरह खाती थी। घर में कल्चर था सुपारी खाने का। तो जब वो कॉलेज जाने लगी तो स्मोक करती थी। तो शायद कॉलेज में कल्चर होगा ऐसा, और स्टेटस सिंबल था कि लड़की स्मोक कर रही है। और उसने कॉमर्स चूज़ किया, साइंस नहीं चूज़ किया। और कॉलेज कंप्लीट करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वो सीनियर एग्जीक्यूटिव लगी। काफ़ी हैवी सैलरी थी उसकी। बट शी बिकेम ए नाइट आउल। नाइट आउल से मतलब सारी रात काम करना और सुबह 12 बजे उठना। और शी गॉट मैरिड एट ए वेरी लेट एज बट नेवर हैड चिल्ड्रन। फिगर खराब हो जाएगी। गेन्ड लॉट ऑफ वेट, और हमेशा कंप्यूटर पर रहना, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, सारा दिन काम काम काम। एंड ए डे केम व्हेन शी बिकेम CEO ऑफ ए कंपनी।
और कंपनी में पार्टीज़ होनी है, जंक फूड खाना है, नॉन वेज खाना है, दारू पीनी है, एंड ऑल जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल हैं वो अडॉप्ट करती गई वो। जब भी पूछो तो उसने कहना टेंशन बड़ी है यार, टाइम नहीं है। एंड शी ओन्ड ए 5 bedroom palatial हाउस। अब सारे लोग कहते थे ये तो सर्वगुण संपन्न है। तो रेट्रोस्पेक्टिवली मैंने सोचा कि सर्वगुण संपन्न तो है ही। शी स्टार्टेड यूजिंग सुपारी क्वाइट अर्ली एज। शी स्मोक्ड एट ए वेरी अर्ली एज, had alcohol, gained weight, became a night owl, never did any exercise, glued to computer, और नॉन वेजिटेरियन फूड, जंक फूड, free lifestyle. And at the age of 48 years, she got breast cancer. And at the age of 55 years, she got lung cancer. So So she was sarvagun sampann to have cancer. not only one but two. Yes. The rest is all history. I don't want to go into the treatment part, but sarvagun sampann to develop cancer. So it is a lifestyle disease. So मैंने इन नटशेल में कहूँगा कि टोबैको, डाइट, ओबेसिटी, योर सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स। अब 12 बजे उठना तो कोई लाइफ नहीं है यार। रात को आप 2 बजे सो रहे हो। एंड देन ऑफ कोर्स पोल्यूशन ऑफ दिल्ली is as bad as your smoking. And other causes I had just enumerated: viral infections, chronic irritations, hormones, poor hygiene, pesticides, your mobile phones, to some extent stress. So it is basically a lifestyle disease rather than genetic. That was very helpful. So what are your thoughts? हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? If you have to explain this to a common man. आई थिंक कुछ साल पहले मैं एक लेक्चर ले रहा था। मेरे को कहा गया कि जब ये मोदी जी का अस्वच्छता और स्वच्छता पर नारा लग रहा था कि स्वच्छ भारत, तो तब मेरे को किसी ने इनवाइट किया, जी कैंसर एंड स्वच्छता पर आप बोलिए। बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट था उस टाइम कि कैंसर को मैं कैसे कोरिलेट करूं स्वच्छता से। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कैंसर जो है 2 चीज़ों से ही होता है, अस्वच्छता और असभ्यता। ये भी तो असभ्यता है जिस तरह से कर रहे हैं। जो मैन मेड डिजीज प्रॉब्लम्स हैं सारी, ये हमारी अपनी जनरेटेड हैं। सो अस्वच्छता और असभ्यता 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कैंसर होता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा प्रिवेंशन के लिए कि अपनी बॉडी की केयर करिए। यही एक ज़िंदगी है रहने वाली। ज़िंदगी ये वाली बार बार नहीं मिलनी। तो इसको ठीक रखिए और इस शरीर को ठीक इस्तेमाल कीजिए। इसको बर्बाद मत करिए। तो अब ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, इन चीज़ों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कैंसर जैसी बीमारियों को? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कही जी, तंबाकू का सेवन करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्विट स्मोकिंग इफ़ यू आर ए स्मोकर। स्मोक करने से ये नहीं कि आपके शरीर को नुकसान हो रहा है, आपके घर वालों को भी नुकसान हो रहा है, आपके ऑफिस में भी नुकसान हो रहा है। आप अगर 10 सिगरेट पीते हैं तो आपकी सांसों से इतना धुआं बाहर निकलता है, इतने कार्सिनोजेंस बाहर निकलेंगे
कि आपकी बीवी और बच्चा 1 सिगरेट पी रहा, तो 10 सिगरेट बराबर है 1 सिगरेट टू योर वाइफ हु इज अ नॉन स्मोकर, और आपका बच्चा भी उसी बार्गेन में 1 सिगरेट पी रहा, और 1 सिगरेट से 11 मिनट आपकी लाइफ कम हो जाती है। तो आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, अपनी फैमिली का नुकसान कर रहे हो और सोसाइटी का नुकसान कर रहे हो। और अगर आप ये स्मोकिंग क्विट करते हैं, बंद कर देते हैं, तो कुछ ही घंटे में, कहा जाता है कि 8 से 12 घंटे में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल ब्लड के वो इम्प्रूव करने शुरू हो जाते हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्प्रूव करनी शुरू हो जाती है। विद इन 2 days स्मेल पावर, एबिलिटी टू स्मेल एंड टेस्ट बिगिंस टू इम्प्रूव, और 3 महीने के अंदर आपकी बॉडी सर्कुलेशन और लंग फंक्शन से इम्प्रूव करने शुरू कर देते हैं। आपने छोड़ दी ना वो आदत, और 6 महीने के अंदर आपकी जो कंजेशन और कॉफिंग और फटीगेबिलिटी है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है, और विद इन 1 year जो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक है वो हाफ हो जाता है देन दी फुल स्मोकर। ठीक है, और 10 साल तक अगर आपने नहीं यूज किया है तो लंग कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ देन ए स्मोकर। और 15 साल तक अगर आपने छोड़ी हुई है तो जो हार्ट अटैक से डेथ होनी है वो इट विल बी इक्वल टू ए नॉन स्मोकर। तो आप सोचोगे, आप लोग कहते हैं हमें, मैंने सर 3 महीने पहले तो छोड़ दी थी, मेरे को कैसे हो गया? अरे 3 महीने पहले छोड़कर आप सोचते हैं लंग कैंसर का या हार्ट अटैक का रिस्क खत्म हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू बी परसिस्टेंट। छोड़ा मतलब छोड़ा, वो भी फॉर 10 to 15 years, फॉर लाइफ, मतलब मिनिमम 10 to 15 years, so that we can lower the get risk. the effect of a non smoker। ठीक है, और तरीके कैंसर प्रिवेंशन के, ईट मोर फ्रेश वेजिटेबल्स, और जब भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेते हैं तो उसको अच्छी तरह वॉश करिए रनिंग वाटर में। हाई फाइबर डाइट लीजिए, हमारी वेजिटेरियन डाइट और इंडियन डाइट बहुत अच्छी है इस मामले में, और जंक फूड पर फोकस नहीं करिए, और बच्चों को समझाइए इस चीज़ के लिए। वेट कंट्रोल करके रखिए, जो भी आप लेते हो बर्न दोस कैलोरीज एंड मेंटेन वेट। स्टॉप च्यूइंग टोबैको एंड गुटखा एंड गो ईजी ऑन अल्कोहल। तो शायद मेरे व्यूअर्स कुछ ये देख रहे होंगे, लिसनर्स, कि साहब वो थोड़ी बहुत तो दारू चलती है, बट इफ़ यू आर ओकेजनल थोड़ा सा लेने वाले हो तो चल जाती है, बट इफ़ यू आर ए रेगुलर ड्रिंकर देन आई थिंक यू आर हार्मिंग योर सेल्फ मोर देन एनीबडी एल्स। और जो कारण हैं कैंसर के, उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं? लेडीज़ के लिए खासकर मैं कहना चाहूँगा कि जो हार्मोन्स का यूज़ करते हैं, इसी एवरीबडी वांट्स टू स्टे यंग। 50 साल की उम्र में अगर मेनोपॉज होना है तो लेडीज़ क्या करती हैं, पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू होते हैं 45-50 ईयर्स की एज में, और डॉक्टर्स भी और पेशेंट भी इंसिस्ट करते हैं कि हार्मोन टैबलेट लें ताकि वाइटैलिटी मेंटेन्ड रहे और मेनोपॉज जो है उसके सिम्टम नहीं आए। समथिंग विच गॉड हैज़ गिवन कि 50 ईयर्स की एज में मेनोपॉज होना है, इट हैज़ ए पर्पस। सो इफ़ यू प्ले विद नेचर and God's creation, you are bound to have problems. So don't take hormones unnecessary for a longer time. Okay? And hold on to one partner. You may get, with multiple partners, you may get some infection in the cervical area and you may become prone to cancer. फिर दूसरी चीज़, खाने के बारे में एवॉइड प्रिजर्वेटिव्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जिस तरह की कल्चरली हम लोग ग्रो कर रहे हैं और जैसा हमारा एग्रीकल्चरल मिल्यू है, वो आई डोंट थिंक वी कैन चेंज।
हालांकि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पर अब आ गए हैं, साहब इसमें पेस्टिसाइड नहीं होंगे, इसमें राइट, वी हैव ऑप्शंस. हाँ ऑप्शंस हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक फूड एंड एवरीबडी कांट अफोर्ड. बट सबसे बड़ी प्रिकॉशन है कि जो भी प्रिजर्वेटिव्स या जो भी फूड आइटम्स आप लेते हो उसको वॉश जरूर करिए रनिंग वाटर में बिफोर यू एक्चुअली यूज़. एवॉयड कलर एडिटिव्स. खाने में कलर्स वगैरह डालते हैं लोग. एंड ये एस्टिमेट है कि अगर आप तंबाकू का सेवन नहीं करते हो तो 35% कैंसर का रिस्क कम हो जाता है. और अगर आप डाइट प्रॉपर लेते हो तो 15% और रिस्क कम हो जाता है. और अगर आप वेट अपना बैलेंस करके चलते हो तो 15% रिस्क और कम हो जाता है. तो 35 + 15 + 15 तो अप्रॉक्सीमेटली 2/3 कैंसर रिस्क जो है कम हो जाता है अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो. छोटी छोटी चीज़ों से वी कैन प्रिवेंट इट. इसीलिए मैंने कहा कि ईट राइट, ब्रीद राइट, वेयर राइट एंड लिव राइट. ठीक है जी. हेल्दी लाइफस्टाइल्स यू कैन प्रिवेंट 2/3 ऑफ द कैंसर्स. जो चीज़ें हमारे हाथ में है एटलीस्ट वी कैन कंट्रोल उसको जरूर कर. यस. और वैक्सीनेशन जिन जिन चीज़ों के लिए है, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर के लिए, वो ज़रूर बच्चों को लगवाएं, लड़कियों को. हालांकि कंपनीज प्रमोट करती हैं कि 12 साल से आप 25-30 साल की उम्र तक वैक्सीन लगवा सकते हो. फॉर्मूला ये है कि बिफोर ए पर्सन इज सेक्चुअली एक्टिव. ठीक है. इंडिया में आई विल से दैट गर्ल्स एंड पेरेंट्स इन पर्टिकुलर, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट केयर एंड हाइजीन ऑफ देयर चाइल्ड, and they have all the activity after marriage. So before you become sexually active, उससे पहले वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए. उसके बाद इफेक्टिव नहीं होगी. If you get the infection which will be by sexual activity, then the effectiveness of vaccine is not there. वो तो प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही हो जानी चाहिए वैक्सीनेशन. ठीक है. और दूसरी चीज़ जो प्रिवेंशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ वार्निंग सिग्नल्स हैं जो हर आदमी को जानने चाहिए. लाइक एवरी कैंसर विल गिव वार्निंग सिग्नल्स इन आवर बॉडी. अनफॉर्चुनेटली एवरी सिग्नल मे नॉट गिव वार्निंग सिग्नल्स. फ्यू ऑफ द कैंसर्स विल गिव यू वार्निंग सिग्नल्स एंड आई इन्यूमरेट. जैसे चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स. नंबर 1, किसी आदमी को से 45-50 साल की उम्र तक रेगुलर बाउल हैबिट्स हैं, मोशन जाना है, लेकिन सडनली उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, फिर डायरिया हो जाता है, कुछ दिन के लिए डायरिया रहता है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि कैंसर या कैंसर से रिलेटेड कोई और चीज़ तो नहीं है. ये नहीं है कि हमेशा ऐसे केस में कैंसर ही होगा, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है. लेकिन चेंज इन बाउल हैबिट्स और ब्लैडर हैबिट्स. ब्लैडर हैबिट से मतलब है, मान लो 50-55 साल का आदमी को रात को 4 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता, तो ही शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. नॉट नेसेसरली ही इज गॉट कैंसर, ही मे हैव सम अदर प्रॉब्लम, but it needs investigations. So change in bladder or bowel habits, especially after the age of 50, should be investigated. Number 2, a sore that does not heal. Sore से मतलब है कोई जख्म है जो हील नहीं कर रहा 3 हफ्ते से ज़्यादा, मुंह के अंदर जख्म बन गया है. और ख़ासकर ये पान तंबाकू चबाने वाले, इनके मुंह में जख्म बनते रहते हैं और पेन नहीं होती उसमें. तंबाकू चबाते रहते हैं ना, पेनलेस रहता है. It is just there. इट इज़ जस्ट देयर एंड दे इग्नोर कि दर्द तो हो नहीं रही, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या है. बट इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. ओके. और कोई लंप हो गया है ब्रेस्ट के अंदर या स्किन के अंदर, कहीं आपको लंप फील हो रहा है, यू शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट ए डॉक्टर. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैंसर सर्जन के पास पहुँच जाओ,
but consult your family physician or a gynecologist or somebody who will guide you. फिर indigestion. अब ये हिंदुस्तानियों में बड़ी प्रॉब्लम है कि 40 साल की उम्र के बाद खासकर कोई इंडाइजेशन हुआ, खाने में दिक्कत हुई, वो घर पे ही अपना डाइजीन, म्यूकेन जेल या पैन या कोई रेंटैक गोली खाएगा, 2-3 महीने गोलियां खाएगा, फिर जीपी के पास जाएगा, वो फैमिली फिजिशियन अपनी दवाइयां दे देगा, और करते कराते 6 महीने बीत जाते हैं बिफोर ही इज इन्वेस्टिगेटेड एंड बिफोर द डिजीज बिकम्स टू एडवांस टू ट्रीट. सो इनडाइजेशन, स्पेशली आपको खाने में कोई दिक्कत होने लगी है, अंदर नहीं जा रहा है, आपको पानी लेकर अंदर निकलना पड़ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही, यू शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. फिर ऑब्वियस चेंज इन योर वॉइस. दैट हैपेंस. हम लोग वॉइस चेंज से 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो गए, ठीक नहीं हो रही है, लगातार खराब होती जा रही है. स्पेशली स्मोकर्स में हम लोग पास कर देते हैं स्मोकर्स कॉफ, बट इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. ठीक है. और नैगिंग कॉफ शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. और कोई मोल है, मस्से होते हैं कई बार शरीर में, मस्से अगर कलर चेंज हो, ब्लीडिंग हो जाए, साइज एकदम बढ़ जाए, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. ओके. फिर लो ग्रेड फीवर है जो परसिस्ट कर रहा है, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. लोग कहते हैं साहब मेरे को ऐसे ब्लड टेस्ट करा दो जिससे पता चल जाए मेरे को कैंसर नहीं है. ऐसा कोई ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट नहीं बना जिससे रूल आउट हो जाए कि कैंसर बिल्कुल ही नहीं है. दे ओनली हेल्प यू. ऑल द इन्वेस्टिगेशंस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एवरीथिंग may help you maybe to the tune of 60-70% कि हाँ कैंसर है या नहीं है. There is nothing like 100% sure. That was a long list. Yes. And your journey as a cancer specialist has also been very long. And I'm sure कि आपके पास बहुत सारे patients आते होंगे, या आपको पता होगा कि there are बहुत सारी myths या misconceptions हैं which are just there in our country. Would you like to clarify those? Actually, the list is endless. But मैं कुछ मुख्य चीज़ें बताऊंगा जो गलत फहमियाँ या गलत धारणाएं लोगों के दिमाग में हैं. एक है कि कैंसर इज़ ऑलवेज फेटल. कैंसर हुआ तो मर गया, हाय मर गया. ऐसा नहीं है. कैंसर को अगर टाइम से डिटेक्ट कर लिया जाए तो ट्रीटेबल है और क्योरेबल है. वन कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70% पेशेंट जो हैं हमें लेट स्टेज में दिखाई देते हैं. लेकिन लेट स्टेज में भी कैंसर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जब कैंसर का इलाज संभव है. तो मैं कई बार कहता हूं कि साहब इट इज़ स्टिल ए बेटर डिजीज़ इफ़ इट इज़ डिटेक्टेड अर्ली देन योर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम. उसमें तो सारी उम्र भर आपको दवाइयाँ खानी है. कैंसर का तो इलाज एक बार आए, यू आर ऑल राइट. इफ़ यू आर ऑल राइट, यू आर ऑल राइट. यू कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ विदाउट मेडिसिन. यू हैव टू गो टू द डॉक्टर ओनली फॉर चेकअप. ओके. सो आई थिंक वन शुड नॉट बी अफ्रेड of cancer. It is not always fatal. Number 1. Number 2, ये लोगों के में गलत धारणा है कि कैंसर कोई छूत की बीमारी है. कैंसर इज कंटेजियस. लोग कई बार कहते हैं साहब मेरे वाइफ को हो गया, बच्चे को उसके साथ सोने दें कि नहीं सोने दें, या मैं साथ में जा सकता हूँ, सेम बेड पर सो सकता हूँ, या मैं उनके खाने के साथ, खाने के हम कॉमन टेबल पर बैठ सकते हैं खाना खाने. तो कैंसर की बीमारी कोई छूत की बीमारी नहीं है. कम्युनिकेबल नहीं है ना. तो आप खाना शेयर कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, बच्चे को उठा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. तो कैंसर इज नॉट कंटेजियस. ठीक है. और तीसरी चीज मैं कहूंगा, लोग बायोप्सी से बहुत डरते हैं कि साहब टुकड़ा लिया तो कैंसर फैल जाएगा, मरीज मर जाएगा.
बायोप्सी या नीडल टेस्ट नेवर स्प्रेड्स द डिजीज, नेवर एवर. सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ बायोप्सीज और ए नीडल टेस्ट. किसी भी कैंसर का इलाज नीडल टेस्ट या बायोप्सी के बिना नहीं होता. सो लोग इसी गलत धारणा से महीनों तक, सालों तक डिले कर देते हैं ट्रीटमेंट को, और जब आते हैं तो आखिरी स्टेज पर आते हैं तब कहते हैं कि अब हमने साहब वो सारी पैथी कर ली, वो बाबा जी के पास हम हो आए हैं, अब आप इलाज करिए. अब हम कहते हैं भैया आप बायोप्सी कराने के लिए तैयार हैं, आप जो कहो कर लेंगे. दैट शुड नेवर हैपन. ठीक है. एंड चौथी चीज, लोग कहते हैं साहब दर्द तो थी नहीं तो मैं क्यों डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेता. 90% से ज्यादा, इनफैक्ट 95% में कैंसर में पेन नहीं होती. इट इज ओनली 5% पेशेंट्स विल हैव पेन इन द बिगिनिंग. सो डोंट वेट फॉर पेन टू अकर कि मैं डॉक्टर के पास तब जाऊंगा मेरे को दर्द होगी तो. If we see anything abnormal happen, Abnormal, I have given you the warning signals, you should immediately contact a doctor. और जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो पार्टली ट्रीटमेंट लेकर ये कह देते हैं वाई स्टिक टू माई ट्रीटमेंट, मेरा तो ट्यूमर छोटा हो गया है अब छोड़ देता हूँ. नेवर डू दैट. ऑलवेज स्टिक टू द ट्रीटमेंट, कंप्लीट योर ट्रीटमेंट इफ यू वांट टू बी ऑल राइट. सो ये 5 मोटी मोटी चीजें मैं बताना चाहता था कैंसर की प्रिवेंशन के लिए जो काम आ सकती हैं लोगों के. what do you think a common man's role is in prevention of cancer? कॉमन मैन के जो रोल है वो है नंबर 1, चेंज योर लाइफ स्टाइल. इफ यू आर ए स्मोकर, टोबैको च्यूअर, you don't do any exercise, you are obese, you never had any vaccination, means you have all sorts of bad habits. I think change your habits. And again I am repeating, eat right, weigh right, breathe right and live right. That is number 1. Number 2, hold on to one partner. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्मॉल फैमिली नॉर्म कहा हुआ है, इट हैज़ गॉट ए मीनिंग, इज ऑल्सो कन्वेज कैंसर प्रिवेंशन. मोर चिल्ड्रन यू हैव, हायर इज द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर. यस. सो आई थिंक स्मॉल फैमिली नॉर्म एंड ऑलवेज ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड. बच्चा होना चाहिए और ब्रेस्ट फीड भी करिए उसको. दैट विल प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर. ओके. एंड नंबर 3, सर्विस योर सेल्फ. एज यू सर्विस योर कार, सर्विस योर सेल्फ. हैव स्क्रीनिंग रेगुलरली, मे बी at least once in 2 years after the age of 45. Then vaccination to young girls, I think it is doable. You can afford it. And even vaccination for hepatitis should be given. Number 4, everybody should be aware of the warning signals. It's not only for you, but in the community, wherever you are, you can give this information. Yeah, not They everybody should be aware. Yeah. And number 5, I will say, even if you are not a medical person or a paramedical person, you can still get involved in cancer journey of different patients and be a volunteer. लोगों के पास पैसा है, एक चीज की कमी है, टाइम. कभी बात तो करके देखिए किसी पेशेंट या पेशेंट के रिलेशन से. So if you are a volunteer, maybe through some NGO, it'll be great. And you can make some donations also.
if you have a lot of money. For people who can't afford. Because the treatments can be expensive. Yes. And you can donate for cancer research. To find the cure. To find a cure. If you are working in a big company, MNC, you can persuade your company to do so. Yes, it's very doable. Yes. And you can participate in cancer prevention programs. Maybe camps लगाना है, जैसे cancer detection camps and cancer awareness, you can participate. बहुत छोटे-छोटे steps हैं. Small steps, but I think you can achieve a lot. And this is what Stephen Hawking said: however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. Very nice quote, sir. So, to conclude all this, would you like to give any message to the audience or to the people who wants to, like, maybe who are surviving from cancer? ये जैसे मैंने पहले कहा कि कैंसर इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, रादर लाइफस्टाइल डिजास्टर, and it is man-made. We can prevent it. Number one. And cancer is more than just a medical diagnosis. It's not कि diagnosis हो गया, काम खत्म. It is deeply a personal matter. जिस पर बीतती है वही जानता है कि बीमारी क्या है. It is a disease of uncertainties. So behind every diagnosis lies a unique human story. And story of pain, story of suffering, story of healing, and story of love. And we need to tailor cancer care according to the unique needs of each patient. So यहाँ patient का ही रोल नहीं, even medical professionals का भी रोल है. And we should look beyond disease, not see the person before the patient. हमारी टेंडेंसी यही है एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, मरीज, बेड नंबर, CR नंबर, बट ये शायद भूल जाते हैं कि पहले इंसान है, पेशेंट वो बाद में है. True, very true. ठीक है. सो दैट वे आई से यूनाइटेड इज आवर मैसेज एंड यूनिक आवर स्टोरीज. Thank you. I'm sure कि ये काफ़ी informative रहा होगा for people who want to know कि what are the basics of cancer and causes and how can we prevent them. Thank you so much for coming here and giving us time. It was very informative. I hope we will see you next time. Thank you. Thank you.